नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ठाकर जी क्लासेस में। तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि इस चैनल में मैं डेली 15 से 20 मिनट का वीडियो डालता हूँ जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगामी अपनी डीआरडीओ की स्पेशली जो दोस्तों मैंने उसके लिए एक टेस्ट सीरीज चालू किया हूँ, जिसमें दोस्तों मैंने एक 1600 क्वेश्चन की एक सीरीज लिया हूँ जो दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब कि आपने जितनी भी एग्जाम हुई इसके पहले LA की हुई है, TA की हुई है, TO की हुई है, DMRC की हुई है, LMRC की हुई है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की हुई है, DIDU की हुई है। तो दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे उनमें से ये क्वेश्चन निकाल के हम इसको मतलब 1600 क्वेश्चन की सीरीज़ है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो अपना क्वेश्चन है पहला 664 नंबर का है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो डेस्कटॉप पे अपना पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अपना पहला क्वेश्चन साथियों, अल्टरनेटर में हंटिंग डोज को दूर करने के लिए किस प्रयोग किया जाता है, मतलब किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेबल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या पूछा, हंटिंग डोज पूछा है। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि जो हंटिंग डोज होता है यह अल्टरनेटर तथा अपना जो सिंक्रोनस मोटर होती है उनमें क्या होता है, ये डोज उत्पन्न होता है। तो चलिए पहले बात तो ये जो हंटिंग डोज होता है ये एक्चुअली में होता क्या है उसकी हम डेफिनेशन जान लेते हैं, ताकि हमें पता तो हो कि हंटिंग डोज होता क्या है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, जो सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है साथियों, सिंक्रोनस मोटर में अचानक लोड परिवर्तन के कारण, मतलब अचानक लोड परिवर्तन के कारण उसकी घूर्णन गति में थोड़ा बहुत अंतर पैदा हो जाना ही हंटिंग डोज कहलाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा हंटिंग डोज, ठीक है। इस दोष को दूर करने के लिए रोटर पोल्स, जो अपने रोटर पोल्स पर क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग लगी होती है, आप सबको पता है। तो फील्ड वाइंडिंग के अतिरिक्त एक वाइंडिंग और लपेट दी जाती है जिसे डैम्पर वाइंडिंग या फिर अवमंदन कुंडली कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा साथियों, अपना डैम्पर वाइंडिंग इसका यह आंसर आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक इंटरपोल भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है इसकी भी आपको जानकारी होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो इंटरपोल क्या होता है दोस्तों, यह मुख्य फील्ड पोल के बीच स्थापित किए गए छोटे फील्ड पोल होते हैं जिन्हें इंटरपोल कहते हैं दोस्तों, जो आर्मेचर के सीरीज में जुड़े हुए होते हैं, इसे उन्हें क्या बोलते हैं, इंटरपोल बोलते हैं। अब साथियों यहाँ पे देखिए एक सेकंड दिया हुआ कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो दोस्तों यह क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड ये सब क्वेश्चन बनते हैं अपने, ठीक है। तो साथियों जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है दोस्तों, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को पोल्स व पोल के मुंह पर कटिंग करके स्लॉट में रखा जाता है जो सीरीज में आर्मेचर ब्रश से जुड़े होते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों, ऑटोमेटिक आर्मेचर फ्लक्स को क्या कर दिया जाता है, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, ठीक है। तथा इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, जहाँ बड़ी रेटिंग की DC मशीन को चलाना होता है वहाँ पर पूरी स्पीड पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग की आवश्यकता होती है। मतलब जहाँ बड़ी मशीन होती है उसको अगर हमें पूरी फुल स्पीड पे चलाना है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग करी जाती है। तो दोस्तों इसका मैं आपके लिए यहाँ पे डेफिनेशन भी लगा दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या बोल रहा है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, AC परिपथ में शिखर व प्रभावी मान का अनुपात क्या होता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो अपना अधिकतम मान होता है, अधिकतम मान मतलब होता है साथियों शिखर मान, शिखर मान को अधिकतम मान बोलते हैं, ठीक है। शिखर मान अधिकतम वैल्यू जिसको बोले है ना, अधिकतम मान शिखर मान बटे के क्या होता है दोस्तों, RMS मान, जिसको RMS मान को क्या बोलते हैं, प्रभावी मान भी बोलते हैं। इसके अनुपात को ही क्या बोलते हैं, क्रेस्ट फैक्टर बोलते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा साथियों, अपना क्रेस्ट फैक्टर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, है ना। और दोस्तों आपको एक चीज़ इसमें बताना चाहूँ मैं कि जो अपना क्रेस्ट फैक्टर होता है उसका मान कितना होता है, मतलब कैसे निकलता है। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना पड़ता है अपने को, क्रेस्ट फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वन क्या हो जाएगा, RMS वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों, I मैक्सिमम आ जाएगा अपॉन कितना आ जाएगा इसमें, RMS मान की आपको पता ही होगा कितना था, 0.707। तो इसका कितना आता है साथियों, इसका आता है 1.414, ठीक है, यह इसका आंसर आता है, ठीक है। यह भी आपको क्लियर हो गया। और साथियों एक चीज़ आपको क्लियर कराना चाहूँगा, जो अपना फॉर्म फैक्टर होता है आपको इसके बारे में भी पता रहना चाहिए। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो फॉर्म फैक्टर होता है वह क्या होता है और इसका मान कितना होता है। तो जो दोस्तों फॉर्म फैक्टर होता है वो क्या होता है, RMS वैल्यू मतलब होता है प्रभावी मान बटे के औसत मान, औसत मान मतलब होता है दोस्तों एवरेज वैल्यू, ठीक है। इनके अनुपात को क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, फॉर्म
फैक्टर बोलते हैं तथा इसका मान कितना होता है दोस्तों 1.11 होता है। तो ये जो 1.11 आया ये कैसे कैसे आया, सब आपको पता है कि जो RMS वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0.7, यहाँ पे साथियों पॉइंट है 0.707 अपॉन औसत मान जो होता है इसकी भी वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितनी होती है 0.637 है ना। जब आप इसका इसमें भाग देंगे तो इसका आपका आंसर कितना आएगा 1.11 इसका फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो साथियों यह आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अल्टरनेटर के रोटर को प्रदान किया जाने वाला उत्तेजक वोल्टेज होता है। मतलब जो अल्टरनेटर होता है उसको एक्साइटेशन के रूप में हम AC देते हैं या DC देते हैं, यह पूछना जा रहा है। तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि जो अल्टरनेटर होता है उसको एक्साइटेशन के रूप में हम क्या देते हैं DC सप्लाई दी जाती। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट करंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बैटरी को अधिक धारा पर आवेशित व निरावेशित करने पर उसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि जब बैटरी को अधिक धारा पर आवेशित व निरावेशित किया जाता है तो उसमें बकलिंग दोष उत्पन्न हो जाता है। तो यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। निम्न में से कौन सा कार्य DC मतलब कि डायरेक्ट करंट द्वारा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए DC सप्लाई हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो DC सप्लाई होती है उससे धातु शोधन होता है, आपको सबको पता है। बैटरी चार्जिंग भी होती है DC सप्लाई से, और जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यह तीनों के तीनों कार्य किए जाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण। मतलब कि दोस्तों AC विद्युत धारा के द्वारा ही परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है ना, आपको पता होगा। क्योंकि AC क्या होती है, पल पल बदलती है, उसका दिशा तथा मान बदलते रहता है। तो यह इसका आंसर क्या आ जाएगा, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण। तो ये AC के द्वारा होता है ना, आपको पता होगा। तो साथ ही इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, समझ गए होगा आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। एक अल्टरनेटर की आउटपुट अंकित की जाती है। तो जो अपने अल्टरनेटर्स होते बड़े बड़े होते आप सबको पता है, तो काय में की जाती है kVA, मतलब क्या होता है किलो वोल्ट एम्पियर में इसके रेटिंग को व्यक्त किया जाता है। तथा जो अपना एक्समर होता है, एक्समर मतलब क्या होता है साथियों, ट्रांसफार्मर, उसकी भी रेटिंग काय में होती है, kVA में होती है। ठीक है, आगे देख पा रहे होगे आप, इसमें एक क्या दिया किलोवाट। तो यह क्या है कि DC जनरेटर की जो होती है रेटिंग किलोवाट में होती है। तथा जो अपनी मोटरें होती है उनकी रेटिंग क्या होती है, HP मतलब होता है हॉर्स पावर में की जाती है साथियों, है ना। तथा एक HP अगर आपको पूछता है तो 746 मतलब होता है 746 वाट, काय में होता है साथियों, ब्रिटिश में होता है। और आपको यही पूछता है कि एक HP बराबर मीट्रिक में कितना होता है, तो 735.5 वाट होता है। तो दोस्तों आपको एग्जाम की दृष्टि से यह सब याद रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। पीले धरातल पर काले चिन्ह से किस सुरक्षा चिन्ह को प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप एक बार फिर से पढ़िए। क्या हो रहा है, पीले धरातल पे बोल रहा है काले चिन्ह से। तो आप सबने देखा ही होगा ट्रैफिक रूल के अनुसार, जैसे कि आप कहीं भी जाते रहते हैं, सड़कों के पीछे मतलब सड़कों के आजू बाजू लगा हुआ रहता है, उसको जो ट्रायंगल शेप में लगा हुआ रहता है ना, तो कौन सा होता है दोस्तों, वह सचेतक चिन्ह होता है। ये इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के प्रयोग कहाँ किया जाता है। मतलब जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था वह DC जनरेटर या DC मोटर मतलब कहाँ लगता है, ये बोलना चाह रहा है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो अपनी काय में लगता है, मोटर में लगाया जाता है, या फिर मोटर में लगता है, या फिर मोटर इसके सिद्धांत पे कार्य करती है, मतलब मोटर लेफ्ट हैंड रूल पर वर्क करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। और सपोज आपको वह बोलता फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बोलता, तो राइट हैंड रूल दोस्तों काय में लगता है, जनरेटर में लगता है। राइट हैंड मतलब दायां हाथ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। वाइंडिंग होती है, तो दोस्तों आप सबने देखा होगा शंट वाइंडिंग काय में होती है, अपने मोटर व जनरेटर दोनों में शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, SHF मतलब शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, आपने देखा होगा। जो क्या होता है साथियों, पतले तार तथा अधिक टर्न की बनाई जाती है। जो क्या होता है ट्रांसफार्मर अपना, जो क्या होता है साथियों, मोटर तथा जनरेटर में क्या होता है, समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, है ना, पता है आपको।
तो यह क्या होता है आपको बता दिया मैंने, पतले तार तथा अधिक टर्न की बनी हुई होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पतले तार तथा अधिक टर्न की होती है, जिस कारण इसका जो रेजिस्टेंस होता है वह क्या होता है, अधिक होता है, लगभग 250 मतलब कि 250 ओम आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न चालकों में से सबसे अधिक विशिष्ट प्रतिरोध किस पदार्थ का होता है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑप्शन दिया है पीतल, लोहा, जर्मन सिल्वर, नाइक्रोम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अपना नाइक्रोम धातु है वह क्या होता है दोस्तों, एक मिश्र धातु जिसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है साथियों, बहुत अधिक होता है, जिस कारण इसका उपयोग हम काय में करते हैं, हीटिंग एलिमेंट बनाने, मतलब कि जैसे कि अपना हीटर हो गया उसमें नाइक्रोम धातु का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा व्हाइट रहता है, स्प्रिंग नुमा रहता है, अगर आपका भी हीटर खराब हो गया तो उसको निकाल के देखेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, हल्का सा स्प्रिंग नुमा रहता है ना, तो यह क्या आ जाएगा, नाइक्रोम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको पता भी होना चाहिए कि नाइक्रोम जो होता है दोस्तों क्या होता है, यह 80% निकिल Ni, ठीक है, तथा 20% Cr मतलब कि क्रोमियम का बना हुआ होता है, मतलब इनका यह मिश्र धातु है। यह भी क्वेश्चन पूछता है कई बार, तो यह आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोल रहा है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1.5 किलो ओम व 655 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो जब भी दोस्तों अगर आपको समांतर क्रम की बात आती है तो आपको क्या करना है, a इंटू के b, अगर दो प्रतिरोध दिए हो तो a प्लस के b करना है। अब यहाँ पे 1.5 किलो ओम दिया, यह कितना हो जाएगा, 1500 ओम हो जाएगा। आपको पता है मैंने इसको ओम में चेंज कर दिया। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 655 और 1 कितना हो जाएगा 1500 प्लस के 655। जब आप इसका गुना करेंगे और इसका भाग देंगे तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों आप करके देखिए, इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 455.9 ओम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, निम्न में से प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आप सबको पता होता है जो प्रतिबाधा जिसको एम्पीडेंस बोलते हैं, जो एसी परिपथ में क्या होती है, संपूर्ण रुकावट होती है। ठीक है, रुकावट मतलब अवरोध उत्पन्न करती है, अवरोध उत्पन्न मतलब कि जितने भी अपने अवरोध होते हैं इसका यह टोटल होता है। ठीक है, तो Z बराबर होता क्या एक्चुअली में, ये पहले जान लेते हैं। तो Z बराबर क्या होता है साथियों, R का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आ जाएगा कोष्टक में क्या आ जाएगा XC माइनस XL, इन दोनों का कोष्टक बन होकर यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है तथा जो Z मतलब प्रतिबाधा, इसकी इकाई क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोल रहा है, 1200 ओम प्रतिरोध वाला एक हीटर यदि 2.5 एम्पियर लेता हो तो 1 घंटे में उत्पन्न ऊष्मा। तो साथियों आप सबको पता ही होगा कि जो अपने जूल वैज्ञानिक थे उनका एक नियम है हीट का, क्या बोलता है हीट का नियम, H बराबर क्या होता है, H बराबर I का स्क्वायर इंटू के R इंटू के T समय जो है ना यहाँ इंटू आ जाएगा। ठीक है, T। तो जब आप इस फॉर्मूले में इसका मान रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है अपने पास में, H बराबर क्या दिया है हमारा, क्या जाएगा I कितना दिया है दोस्तों 2.5 स्क्वायर, तो मैं इसको 2.5 इंटू के 2.5 लिख सकता हूँ स्क्वायर में। तो ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा दोस्तों, R कितना दिया हुआ 1200 ओम दिया हुआ है। ठीक है, इंटू अपना फिर 1 घंटा, तो जब 1 घंटे को दोस्तों मिनट में चेंज करेंगे तो 60 मिनट होता है, और जब 60 मिनट को आप सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 इंटू 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसका पूरा का पूरा मल्टीपल कर लेंगे दोस्तों तो आपका जो आंसर है वो इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 27602 4 और 2 6। ठीक है, तो ये 60, तो आप सबको पता है कि जब 10 पर 6 की घात होती है तो उसको क्या बोलते हैं, मेगा बोलते हैं, आपको पता है ना। तो यहाँ क्या किया इन्होंने 27 मेगा जूल, क्योंकि हीट की इकाई क्या होती है जूल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 27 मेगा जूल। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या बोल रहा है, 30 फेरेड के 3 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो कुल कैपेसिटेंस क्या होगा। तो आप सबको पता है कि जो कैपेसिटेंस होता है अपना, कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर उसकी इकाई क्या होती है, फेरेड होती है। ठीक है, अब इन्होंने हमें क्या में पूछा है, श्रेणी क्रम में पूछा है, तो आपको श्रेणी क्रम का जो कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है दोस्तों, वो याद होना जरूरी है, क्योंकि वो रहेगा याद तभी तो आप बना पाओगे ना। क्या होता है,
1/ct इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/c1 प्लस के 1/c2 प्लस के 1/c3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस फार्मूले में क्या करेंगे, हम इसका मान रख देंगे। तो 1/ct मतलब कि टोटल कैपेसिटर, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/30 दिया हुआ है ना, 3 दिया हुआ है ना, तो 1/30 एलसीएम लेंगे आप, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, पता है आपको। 1/30 इंटू के यहाँ पे कितना 30 है, 30 का 30 से मतलब कि यहाँ ऊपर में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, पता है आपको, कट जाएगा है ना। फिर 3 आ जाएगा दोस्तों, मतलब कि ये देखिए कुछ इस टाइप से आ जाएगा कि क्या आ जाएगा 1/ct इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/30 आएगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ct निकालना है। तो ct इधर ऊपर जब जाएगा तो ये संख्या क्या होगी, पलट जाएगी, 30/के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 का 3 10 मतलब कितना आ जाएगा 10, इसका यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख पा रहे हो दोस्तों इसमें आंसर क्या है, 10 फेराड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कैपेसिटर की इकाई क्या होती है, फेराड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक डीसी मशीन में किसका मान स्थिर नहीं रहता। जो डीसी मशीन होती है उसमें पूछना जा रहा है किसका मान स्थिर रहता है। तो दोस्तों चालकों का मान मतलब कि जेड स्थिर होते हैं, पोलो मतलब पी भी स्थिर होते हैं, फ्लक्स मतलब कि फाई भी स्थिर होता है, लेकिन जो अपने स्पीड होती है, गति होती है, वह क्या होता है, स्थिर नहीं होती। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक फेराड बराबर क्या होता है, तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि जो सी होता है मतलब क्या होता है, कैपेसिटर, इसकी इकाई क्या होती है, फेराड होती है। तो सी बराबर क्या होता है, क्यू अपन की वी होता है आपको पता है। तो यहाँ पे पूछा उन्होंने एक फेराड मतलब कि एक सी बराबर क्या, 1 कूलम अपन के 1 वोल्ट, इसके हिसाब से ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर देख पा रहे हो कि आप क्या आ रहा है दोस्तों, तो क्यू मतलब क्या है, आवेश है, तो आवेश की इकाई क्या है, कूलम मतलब 1 कूलम, वी मतलब वोल्टेज की इकाई क्या है, वोल्टेज मतलब वोल्ट की इकाई क्या है, वोल्टेज की इकाई क्या है, वोल्ट होती है। तो 1 कूलम अपन के 1 वोल्ट, इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, एक अल्टरनेटर 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी 600 आरपीएम पर प्रदान करे तो उसके पोल कितने होंगे। हमें क्या निकालना, पी निकालना है। आपको पता है कि एन बराबर क्या होता है दोस्तों, 120 एफ मतलब कि फ्रीक्वेंसी का इंटू होता है अपन के पी होता है। अब हमें क्या निकालना, पी, तो पी को किधर कर देंगे, इधर कर देंगे। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, 120 गुणित एफ अपन के क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब ये फार्मूला आपके पास में आ गया, 40 एफ दिया है, एफ फ्रीक्वेंसी कितनी 40 है, 600 देखो 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी 600 आरपीएम मतलब एन कितना है, 600 दिया हुआ है। तो पी हम निकाल सकते हैं ना, तो देख पा रहे हो कि अब इसको मैं मान में भर देता हूँ। ठीक है, मतलब अपना फार्मूले में कितना हो जाएगा, 120 गुणित के 40 फ्रीक्वेंसी और फन की एन कितना है, 600 दिया है। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 दोनों जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, 6 का 6 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, और 4 का 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसके, 8 क्या आ जाएगा दोस्तों, पोल आ जाएंगे। ठीक है, तो P बराबर क्या आ जाएगा अपने 8 पोल, इसका आंसर आ जाएगा। निकल गया होगा आपसे भी। ठीक है, हमारा वास्तविक शक्ति व आभासी शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि cos फाई क्या होता है, कुज्जा कोण जो होता है, पावर फैक्टर कुज्जा कोण है ना। cos फाई बराबर क्या होता है, KW मतलब कि किलोवाट अपन के kVA मतलब कि किलो वोल्ट एम्पियर। तो KW होता है अपना वास्तविक शक्ति मतलब कि रियल पावर। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, आभासी शक्ति मतलब कि एपरेंट पावर। तो इसी के अनुपात को क्या बोलेंगे हम, cos फाई बोलेंगे मतलब कि PF मतलब कि पावर फैक्टर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पावर फैक्टर आ जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, सिंक्रोनस की डार्क लैंप विधि में अल्टरनेटर सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो कब होते हैं, मतलब पूछना चाह रहा है। तो जब लैंप युगल बुझ जाते हैं तो उस कंडीशन में ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से आवृत्ति समानुपाती होती है। तो अभी मैंने आपको बताया था आवृत्ति किसके समानुपाती होगी। तो अपना स्पीड क्या होता है दोस्तों, एन बराबर क्या होता है, 120 एफ अपन के पी होता है ना। तो जो ये स्पीड है ये एन, ये किसके समानुपाती प्रोपोर्शनल है, ये फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। मतलब कि यहाँ क्वेश्चन क्या है अपना, आवृत्ति का मतलब ही होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति है ना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये अपने स्पीड मतलब कि घूर्णन गति के समानुपाती होती है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा क्या आ जाएगा आंसर, घूर्णन गति के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एमकेएस प्रणाली में शक्ति का मात्रक होता है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या होता है। आप सबको पता है शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो जो पी होता है अपना पी
इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, वी आई होता है। ये आपको पता ही होगा, इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। इसकी इकाई क्या होती है, वाट होती है। तो इसमें क्या पूछा आपने, एमकेएस पद्धति में पूछा है, तो हमें एमकेएस में निकालना पड़ेगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे निकालेंगे। तो आप सबको पता है कि वी मतलब होता है वोल्टेज, जिसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट। लेकिन इसकी और एक इकाई होती है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है, वी बराबर क्या होता है, जूल अपॉन के कुलाम होता है। मतलब जूल अपॉन के कुलाम कैसे आया, क्योंकि जो वोल्टेज अनंत से किसी बिंदु को, मतलब इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों अपना, वी मतलब वोल्टेज की एक परिभाषा होती है कि अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य वोल्टेज कहलाता है। किया गया कार्य की इकाई क्या हो गई, जूल। आवेश को मतलब कि क्यू कुलाम हो गया, ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या आई है, आई बराबर क्या होता है दोस्तों, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो आई बराबर क्या होता है दोस्तों, क्यू अपान के टी होता है। पता होगा आपको ये फार्मूला। तो इस क्यू से ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि आउट हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या, जूल अपॉन के क्या बचा, टी। तो आंसर क्या है, जूल पर सेकेंड। तो आंसर देखिए क्या आ रहा है आंसर इसमें अपना, देख पा रहे हो आप, जूल पर सेकेंड इसका यह आंसर आ जाएगा। कैसे आया आपको पता हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या बोल रहा है, निम्न में से एक ठोस अचालक नहीं है। कौन सा नहीं है, सेलेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, एसी परिपथों का वह गुण जो उल्टता, काय में उल्टता, देख पा रहे हो, उल्टता के मान में परिवर्तनों का विरोध करता है, क्या कहलाता है। तो आंसर क्या आएगा इसका, कैपेसिटेंस इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस। किसके मान में करता है, उल्टता के मान में यह परिवर्तन करता है, परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। याद रखना है आपको, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से IMP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, निम्न में से कौन आवेश रहित कण है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो अपना परमाणु होता है, ठीक है, तो उसके जो नाभिक होते हैं उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ठीक है, आवेश होते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहरी कक्षा में परिक्रमा यहाँ पे घूर्णन करता है, मतलब घूमते रहता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कौन आवेश रहित कण है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, नाभिक में उपस्थित होता है, तथा न्यूट्रॉन पर क्या होता है साथियों, जीरो, मतलब कि शून्य, मतलब कि कोई आवेश नहीं होता, मतलब कि वो क्या होता है, उदासीन होता है, मतलब कि कोई आवेश नहीं होता। तो आंसर क्या आएगा इसका, न्यूट्रॉन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आवेश कितना होता है दोस्तों, -1.6 है ना, इंटू के 10⁻⁻19 कुलाम होता है। अब यहाँ प्रोटॉन दिया हुआ है, तो प्रोटॉन का आवेश कितना आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं करना, आपको प्लस करना है, जो की लंका त्यों रहेगी, ठीक है, सिर्फ सामने प्लस आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, मध्यम वोल्टेज केबल बनाए जाते हैं, मतलब जो अपना मीडियम वोल्टेज का लेवल होता है उसके लिए जो केबल का रेटिंग होता है, मतलब कितना होता है, कितने वोल्ट तक रखा जाता है, तो वो होता है दोस्तों 650 वोल्ट तक रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। क्या बोल रहा है, निम्न में से एक सूत्र ओम की नियम के अनुसार शक्ति ज्ञात करने का नहीं है। तो आपको इस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि जो अपना पावर होता है, आपको पता है पावर का जो मतलब कौन सा सूत्र होते हैं, तो P बराबर क्या होता है, VI होता है, आपको पता है। एक होता है P बराबर क्या होता है, V का स्क्वायर अपन क्या R होता है, और P बराबर क्या होता है, I का स्क्वायर R होता है। ये तीनों में से तीनों दिख रहे होंगे तो इनको छोड़ देना, बाकी जो अलग डिफरेंट लगा होगा उसको लगा देना। तो क्या आ जाएगा, V का स्क्वायर अपन के I ये आ जाएगा। यह गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि V का स्क्वायर अपन के R होता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोल रहा है, विद्युत धारा वाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से कौन से वैज्ञानिक ने दिया था। तो किसने बताया था दोस्तों, अपने ऑस्टर्ड वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था। तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा जो दोस्तों आपके लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ चालू किया है उससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है ये भी मुझे लिख के बताएं। तो दोस्तों धन्यवाद।